ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से स्टार्ट करेंगे. सो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सबसे पहले समझते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है. तो रेस्पिरेशन जो होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर with the CO2 produced by the cell is called breathing and they are also called as respiration. मतलब कि मान लीजिए हमारे सेल्स हैं, टिश्यू हैं, वो क्या करते हैं कि उनमें कैटाबोलिज्म प्रोसेस चलता रहता है and the production of CO2. This CO2 is mixed with the blood के साथ मिक्स हो जाता है and this blood will be deoxygenated because the oxygen is absent and this deoxygenated blood is goes into the lungs and lungs से जो होगा वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. मतलब जब हम रेस्पिरेशन करेंगे तो जो CO2 होगा वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. ठीक है, CO2 बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन हम इनहेल करेंगे. सो दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंड्रेटा एंड फ्लैटफॉर्म. दे हैव इंटायर बॉडी सरफेस. डिफ्यूजन प्रोसेस से पूरा का पूरा रेस्पिरेशन होता है. अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें तो मॉइस्ट क्यूटिकल इज इम्पॉर्टेंट फॉर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. मतलब उनके ऊपर जो क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल से रेस्पिरेशन करते हैं. इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो माल्फिजियन ट्यूब्यूस, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है नीट में कि माल्फिजियन ट्यूब्यूस स्ट्रक्चर होता है जो कि रेस्पिरेशन के लिए जाना जाता है. इक्वेटिव ऑर्थोपोड्स, मोलस्का एंड फिश गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है. रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स जो होता है लंग्स के थ्रू respiration होता है. Respiration basically divided into the two part. One is called aerobic respiration, another is called anaerobic respiration. Aerobic respiration नाम से ही पता चल रहा है the respiration which take place in the presence of oxygen. Oxygen के presence में अगर respiration हो तो उसे हम aerobic respiration कहेंगे. और anaerobic respiration जो होता है the respiration which do not take place in the presence of oxygen. Anaerobic respiration जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता है. इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी का जो रिलीज होता है बहुत ही ज़्यादा होता है. एनर्जी रिलीज इज़ टू मच हायर. जबकि हम एनारोबिक में देखेंगे तो एनर्जी का जो रिलीज है बहुत ही कम होता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर नीट और एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही पूछा जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है. तो aerobic respiration is take place in both cytoplasm and mitochondria, while the anaerobic respiration is take place only in the cytoplasm. Here is a human respiratory system. So human respiratory system यहाँ पे देख पा रहे हैं कि this is a pharyngeal sinus and this is a nasal conga and this is a nose. Nose से air enter होता है और air जो होता है pharyngeal sinus nasal conga के होते हुए नेजल कैविटी से होते हुए ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकस और फिर लंग्स में चला जाता है. सो दिस इज अ लैरिंग्स विच इज अ कॉमनली कॉल्ड द साउंड बॉक्स. दिस इज अ ट्रैकिया विच इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड दिस ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू द ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस. ब्रोंकस जो होता है लंग्स के अंदर ट्री लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है. दे आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स एंड दिस ब्रोंक्यूल्स इज फर्दर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द एल्वेलाई में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज अ respiratory pathway. The nose, trachea, the nose, larynx, trachea, bronchus, bronchioles and alveoli. So this is a structure is important for exchange of gases. जो नीचे वाला लेयर होता है वही एक्सचेंज करने में मदद करता है. Here is a epiglottis. Epiglottis is cover the food pipe, right? Food pipe and windpipe. इस पे क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये कवर करता है हमारे विंड पाइप को ताकि खाना जो होता है हमारे विंड पाइप पे ना जाए, राइट. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. लैरिंग्स इज अ मसल, दिस इज मेजर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स एंड दे आर कॉल्ड साउंड बॉक्स बिकॉज द साउंड जो भी मैं बोल रहा हूँ लैरिंग्स की वजह से बोल रहा हूँ बिकॉज लैरिंग्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फोनेशन. फोनेशन का मतलब होता है साउंड को प्रोडक्शन करना. हियर इज अ ट्रैकिया विच इज अ मेड अप ऑफ सी शेप कार्टिलेज and this trachea is divided into the bronchus, that is the left bronchus. This one is called right bronchus and this one is called left bronchus. So this one is called left bronchus. Right bronchus होता है shorter होता है but broader होता है, जबकि जो left bronchus होता है longer और shorter होता है. तो कोई भी चीज़ बहुत ही मोटी है तो ऑब्वियस ही बात है इससे बहुत सारा चीज़ जा सकता है, चाहे हवा हो, पानी हो. मोटे पाइप से ज़्यादा जाएगा, पतले पाइप से कम जाएगा, है ना. पतले पाइप से अगर आप पानी भेजना चाहें तो ऑब्वियस सी बात है कम फ्लो में जाएगा, मोटे से ज़्यादा जाएगा. ठीक हवा के साथ भी ऐसे ही होता है. तो राइट ब्रोंकस जो होता है काफ़ी मोटा होता है तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम एयर
is entered into the right lungs rather than left lungs. Therefore the right lungs are more prone to be disease. जो भी एयरबॉर्न डिजीज होते हैं, जो हवा से फैलने वाले डिजीज होते हैं, वो लेफ्ट लंग में ज़्यादा होते हैं. कारण यही होता है कि जो लेफ्ट ब्रोंकस होता है काफ़ी मोटा होता है, छोटा होता है और मैक्सिमम एयर लेफ्ट लंग में आता है. राइट. यहाँ पे कुछ मैं आपको इसका लेयर बता देता हूँ कि कैसे लेयर होता है. मान लीजिए ये लंग्स है, तो लंग्स इज बेसिकली डिवाइडेड इन लंग्स इज एडहायर विद द प्लूरल मेम्ब्रेन, या यू कहें कि लंग्स इज सराउंडेड बाय द प्लूरल मेम्ब्रेन. यहाँ पे जो मैं रेड कलर का बना रहा हूँ, दिस इज अ प्लूरल मेम्ब्रेन एक्चुअली. सो दिस इज अ प्लूरल मेम्ब्रेन. और प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर, प्लूरल मेम्ब्रेन का अंदर देखें तो इसके अंदर जो पीले कलर का मैं बना रहा हूँ, सो दिस इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड. सो दिस इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड. ये प्लूरल फ्लूइड है जो कि प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर होता है. तो जब भी हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो लंग्स हमारा एक्सपैंड होता है. तो प्लूरल फ्लूइड जो होता है लंग्स को कोलैप्स होने से भी बचाता है इवन. और दूसरा चीज़ ये होता है कि कुछ भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, खासकर हम बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरक्लोसिस, टीबी वाले बैक्टीरिया से प्लूरल फ्लूइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है. तो यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो लंग्स में बहुत ही हैवीनेस सा फील होगा और सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी. सो दिस प्लूरल मेम्ब्रेन का काम ये है कि एक तो प्रोटेक्शन करना और सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना. ठीक है. और हेयर इज एल्वेलाई जो गैसियस एक्सचेंज में काम करता है. और डायफ्राम का नॉर्मल अगर शेप देखें तो देखिए ये इन्वर्टेड सी शेप का है समथिंग, मतलब कि ऐसे है. तो द नॉर्मल शेप ऑफ द डायफ्राम इज अ डोम शेप. आया हुआ क्वेश्चन है. तो नॉर्मल शेप ऑफ डायफ्राम इज अ डोम शेप. और बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं कि डायफ्राम जो होता है बोन से या किससे बना होता है, बट इट इज नॉट अ मेड अप ऑफ बोन, इट इज अ मेड अप ऑफ कार्टिलेज. एंड देयर इज अ पर्टिकुलर कार्टिलेज दैट इज कॉल्ड रेडियल कार्टिलेज. ठीक है. तो रेडियल कार्टिलेज से मिलके बना होता है डायफ्राम. डायफ्राम का मेन फंक्शन होता है कि एब्डोमिनल कैविटी है इसके नीचे एंड दिस इज कॉल्ड थोरासिक कैविटी. तो एब्डोमिनल कैविटी और थोरासिक कैविटी को सेपरेट करता है. तो डायफ्राम का मेन काम हुआ कि इट सेपरेट द एब्डोमिनल कैविटी टू द थोरासिक कैविटी. और दूसरा ये होता है कि अगर कुछ भी पंचर हो जाए, कुछ भी छेद हो जाए तो सडन डेथ हो सकती है, बिकॉज लंग्स के पास नेगेटिव इंट्राथोरासिक प्रेशर होता है. तो दिस नेगेटिव इंट्राथोरासिक प्रेशर इज कम आउट इनटू द एब्डोमेन और प्रेशर मैनेज नहीं हो पाएगा, फर्दर इनटेक ऑफ एयर नहीं हो पाएगा, इंस्टेंट डेथ हो सकती है. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. हियर वी डिस्कस क्या होता है कि जब बहुत गर्मी होती है तो टेम्परेचर अप्रॉक्स 40 to 50 के अराउंड होता है. तो इतना हाई टेम्परेचर अगर हमारे लंग्स में जाएगा तो लंग्स हमारा जल जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बॉडी है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करता है. या यूं कहें कि ठंडी में 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है 37 रहता है. तो इतनी ठंडी हवा जब हमारी बॉडी में जाएगी तो हमारे लंग्स कोलैप्स हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है. तो क्या कारण होता है यहाँ पे देखेंगे. तो जो भी अगर मैं फ्लो बताऊं, मतलब कि बेसिकली अगर मैं आपको वो बताऊं कि हवा कैसे जाती है, तो नोस्ट्रिल से आया और हवा जो होती है ऐसे मूव करती है, डायरेक्ट नहीं जाती है, ऐसे मूव कर कर के और ट्रैकिया के थ्रू लंग्स के अंदर जाती है. तो नोज से गई, नोज के अंदर जाएंगे, अंदर साइड में. सो देयर इज अ इंफीरियर नेजल कॉन्का, मतलब दिस इज अ कॉन्का एक्चुअली, द पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. फिर बीच में जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड मिडिल नेजल कॉन्का. और सबसे ऊपर जो होता है दैट इज कॉल्ड सुपीरियर नेजल कॉन्का. सो सुपीरियर नेजल कॉन्का, मिडिल नेजल कॉन्का और इंफीरियर नेजल कॉन्का, क्योंकि मान लीजिए ऊपर सुपीरियर नेजल कॉन्का है, इंफीरियर मिडिल है और इंफीरियर है, तो हवा जो होगी बेसिकली कैसे जाएगी, ऐसे 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 ट्रैवल करेगी. तो ये क्या करता है, ये कॉन्का जो होते हैं कंडीशनिंग में मेंटेन करते हैं. अगर गर्म हवा है तो उसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में लेके आते हैं, अगर ठंडा हवा है तो उसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में मेंटेन करते हैं. सो दिस कॉन्का इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग द एयर टेम्परेचर एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो कॉन्का इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रोलिंग द एयर टेम्परेचर. So now we are focusing about the lungs. So their lungs is situated in thoracic cavity, as you know, and lungs is lined by the endodermal epithelium which is surrounded by the mesodermal in connective tissue. और lungs का जो origin होता है हमारा endodermal होता है. Now we are talking about the larynx, जैसे अभी बताया था, larynx is called sound box और phonation जो sound production होता है
उसे हम बायोलॉजिकल टर्म में फोनेशन बोलते हैं. सो ऑल द फोनेशंस आर डेवलप्ड बाय दिस larynx. So all the phonations are developed by this larynx. So larynx is a cartilaginous box which help in the sound production. They help in the sound production. Hence they are called sound box. इसीलिए हम इसे sound box कहते हैं. So during the swallowing, the glottis can cover the thin elastic flap called epiglottis to prevent the entry of the food in the larynx. Obvious बात है, जो ग्लॉटिस होता है हमारे फूड उस पे चला जाता है ताकि जो खाना है हमारे लैरिंग्स में और फूड पाइप में ना चला जाए. हियर वी टेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स. और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आया हुआ है. क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली कि राइट जो लंग्स है ये कितने इसके लोब होते हैं. तो ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा है कि जो राइट लंग्स है इसके 3 लोब होते हैं. ठीक है, राइट अपर, राइट मिडल और राइट लोअर. जबकि हम लेफ्ट लंग को देखेंगे तो 2 ही लोब यहाँ नजर आ रहे हैं, लेफ्ट अपर एंड लेफ्ट लोअर. ठीक है, तो राइट अपर और राइट मिडल को जो डिवाइड करता है दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फिशर. राइट मिडल और राइट लोअर को जो डिवाइड करता है दैट इज कॉल्ड ऑब्लीक फिशर. राइट, यहाँ पे सिर्फ एक ही फिशर रहता है दैट इज कॉल्ड ऑब्लीक फिशर, जो कि लेफ्ट अपर और लेफ्ट लोअर को डिवाइड करता है. 2 लंग्स के बीच में जो फंक्शनल एरिया होता है इस फंक्शनल एरिया को हम मीडियास्टेनम बोलते हैं. और लेफ्ट साइड के लंग्स में थोड़ा सा एक नॉच रहता है, उसे हम कार्डिक नॉच कहते हैं, जिसमें हार्ट प्रेजेंट होता है. तो हार्ट इज बेसिकली प्रेजेंट एट द कार्डिक नॉच विच इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट लंग. ठीक है, एंड दिस लंग्स इज सराउंडेड बाय द प्लूरल मेम्ब्रेन एज वी डिस्कस अर्ली. तो वी हैव 2 lungs as you know, and we are this covered by the double layer pleura, which is a pleural membrane present in between them, and this pleural fluid is important to reduce the friction between the lung surface. Yes, जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारा लंग्स एक्सपेंड हो जाता है, और एक्सपेंड होता है तो ऑब्वियस ही बात है वो रिब से घिस सकता है. तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा लंग्स है वो घिस सकता है, तो उसको घिसने से बचाता है, उसके फ्रिक्शंस को रिड्यूस करता है. द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरासिक लाइनिंग. एंड ऑब्वियस ही बात है जो आउटर वाला प्लूरल मेम्ब्रेन है वो थोरासिक कैविटी से है, और क्लोज वाला जो है हमारे लंग से है, जो इनर वाला है हमारे लंग से कनेक्टेड होता है. तो ऑब्वियस ही बात है ऊपर की तरफ जाएगा. और लंग्स में क्या होता है, आप अगर MBBS करेंगे, आगे पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो लंग्स में क्या होता है कि लंग्स में हमेशा एक रिक्वाइलिंग प्रॉपर्टी होती है. लंग्स हमेशा सिकुड़ना चाहता है, बट लंग्स में क्या होता है कि सर्फेक्टेंट होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे. तो सर्फेक्टेंट की वजह से लंग्स सिकुड़ नहीं पाता है. तो अब देखिए क्या होता है कि अभी आगे बढ़ेगा लेयर, तो और ये लंग्स इधर की तरफ खींचेगा तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो होना चाहिए सेपरेट हो जाना चाहिए, बट नहीं होता है. क्यों? क्योंकि इसके बीच में फ्लूइड हो जाता है. सो दे क्रिएटेड अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. अगर मान लीजिए कि मैं कोई इंजेक्शन लेता हूं तो अगर मैं पानी भरता हूं तो उसे सिरिंज में क्या होता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है. ऐसे ही यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स जो होता है सिकुड़ नहीं पाता है. तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे. क्या होता है कई बार कि प्लूरल मेम्ब्रेन, अभी मैंने बताया था, प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो प्लूरल फ्लूइड होता है उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है. तो बेसिकली जो टीबी वाले बैक्टीरिया होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वही बेसिकली ये करते हैं. एंड दिस डिजीज इज कॉल्ड प्लूराइसिड एंड प्लूरल इफ्यूजन डिजीज. तो उस पेशेंट का चेस्ट एक्सरे देखेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा वाइट है. वाइट का मतलब है कि यहाँ पर वाटर भरा हुआ है. यहाँ पे देख रहे हैं पूरा कंप्लीट है, यानी एयर जो होता है चेस्ट एक्सरे पे वो ब्लैक नजर आता है, जबकि वाटर जो होता है वाइट नजर आएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वाटर है. तो दिस इज अ विच साइड, दिस इज अ लेफ्ट लंग. लेफ्ट लंग के साइड में है, लोअर पार्ट है. तो स्टेथोस्कोप से इसे हम सुनेंगे. स्टेथोस्कोप आपको पता ही है, स्टेथोस्कोप से सुन लेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस होता है, और चेस्ट एक्सरे से सुन के और एक निडल डाल के और जितना भी पानी भरा हुआ है उसे निकाल देंगे. दिस इज कॉल्ड एस्पिरेशन ऑफ द प्लूरल फ्लूइड. और जैसे ही एस्पिरेशन हो जाएगा तो ये पेशेंट काफ़ी रिलीफ फील करेगा और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं भी होगी. तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट हियर द ट्रैकिया. ट्रैकिया जो होता है करीब 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, देख पा रहे हैं आप. तो ये करीब 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. एंड इट इज लाइन बाय द शी शेप कार्टिलेज. सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट इज लाइन बाय द शी शेप कार्टिलेज
एंड दिस इज अ कार्टिलेजिनस रिंग विच इज अ मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। यहाँ वो क्वेश्चन है कि जो ट्रैकिया होता है हाइलिन कार्टिलेज से मिलके बना होता है। अगर ट्रैकिया के टीएस की बात करें, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन की अगर हम बात करें, तो उसमें हाइलिन कार्टिलेज तो होगा ही होगा, और इसके अलावा जो होता है इसमें गॉबलेट सेल्स भी होंगे। तो इसके अलावा गॉबलेट सेल्स भी होंगे, कॉलमनार सेल और सिलिएटेड सेल्स भी होंगे। सो दिस इज ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर हम देखेंगे पूरा हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रैकिया के अंदर क्या होता है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ अ रियल फिजियोलॉजी और ये MBBS में ही पढ़ते हैं। तो ट्रैकिया के सबसे बाहर वाला जो लेयर है दिस इज कॉल्ड म्यूकस लेयर। दिस इज कॉल्ड म्यूकस लेयर। ये म्यूकस लेयर होता है, और म्यूकस लेयर ऑब्वियस है कि इसमें म्यूकस ग्लैंड होते हैं, और म्यूकस ग्लैंड जो होता है वो क्या करेगा कि म्यूकस सिक्रेट करेगा। ठीक इसके नीचे, म्यूकस ग्लैंड के ठीक इसके नीचे सिलियरी जोन होता है। सो दिस इज कॉल्ड सिलियरी जोन। सिलियरी जोन इसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ मैक्रोफेजेस होते हैं। आपको पता होगा कि मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो फॉरेन पैथोजन को खाते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ मैक्रोफेजेस होंगे एंड दे आर कॉल्ड alveolar macrophages because the alveolar macrophages is example of fixed macrophages because this macrophages is only present in the lungs or trachea, right। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑब्वियस है कि एयर अंदर आएगा, तो एयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। सो दिस डस्ट पार्टिकल्स आर गेट ट्रैप इन द म्यूकस लेयर। ऑब्वियस ही बात है कि अगर एयर पोल्यूशन को कम करना है तो बहुत सारे फवारे चला दो, तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स एयर से मतलब कि उस वाटर से कांटेक्ट होंगे और पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। आपने देखा भी होगा कि जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, खासकर दिल्ली की बात करते हैं, तो जब भी बारिश होती है तो ऑल द डस्ट पार्टिकल्स वॉश आउट, ठीक है। सेम यही कंसेप्ट है कि अगर पानी जो होता है, मतलब म्यूकस है, पानी जैसा है, तो ये क्या करेगा, डस्ट पार्टिकल्स को अपने पास खींच लेगा और ये आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा क्योंकि पानी इसे चिपका लेगा, है ना। और सीलिया, इसके ठीक नीचे सीलिया होता है, तो सीलिया का हमेशा जो होता है दे एक्सेलरेटरी मूवमेंट होता है, मतलब ऊपर की तरफ हमेशा ये ऐसे ऊपर की तरफ धकेलता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि डस्ट पार्टिकल्स ऊपर की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड म्यूकोसिलियरी एक्सेलरेटर। So what is a mucociliary accelerator? Because this trachea is lined by the pseudo-stratified columnar epithelium. एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो this trachea is lined by the pseudo-stratified ciliated glandular epithelium. Yes, it is a glandular epithelium. और this cilia and mucus help to expel out the dust particles which is deposited in the trachea. तो trachea के अंदर जो भी dust particles है उसे बाहर निकालने में मदद करता है। So trachea is a straight tube which is extending upon the mid thoracic cavity which is divided into the level of fifth thoracic vertebrae. Yes, बहुत important है। तो जैसे हम पीछे से काउंट करें अपने नेक के साइड से, तो फिफ्थ thoracic vertebrae से क्या होगा कि ट्रैकिया यहाँ से बाइफर्केट हो जाता है। सो दे डिवाइडेड इनटू द राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। अभी मैंने बताया है कि जो राइट ब्रोंकस होता है काफ़ी ब्रॉडर होता है, शॉर्टर होता है, इसलिए ब्रॉडर एंड शॉर्टर। सो देयर इज अ चांसेस ऑफ infection are more on the right side because the maximum air is goes into the right side। obvious ही बात है, अगर maximum जाएगा तो airborne disease होने के chances बढ़ जाएंगे। now we are talking about the alveoli। alveoli जो होता है पीछे मतलब कि सबसे terminal part होता है alveoli, and this is the terminal bronchioles give rise to the number of very thin irregular wall। obvious है, this is a irregular wall and this is called vascularized bag। what is vascularized bag? क्योंकि हर एक alveoli के चारों तरफ जो होता है ब्लड वेसल्स होता है, तो जो भी एयर यहाँ पे आएगा, एयर के अंदर बहुत सारे गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना। तो ऑक्सीजन जो होगा दे आर ट्रैप बाय द हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है सिर्फ ऑक्सीजन को ही पहचानता है एंड दे आर बाइंड विद द ऑक्सीजन एंड ट्रैप इट, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो alveoli consist of the two type of epithelium, type 1 और type 2 अभी हम देखेंगे, ठीक है। और इससे सर्फेक्टेंट वगैरह भी सिक्रीट होता है। alveolar macrophages अभी मैंने बताया था, इट इज़ अ टाइप ऑफ द फिक्स macrophages which prevent the infection from the lungs। तो जैसे अभी मैंने बताया था दैट इज epithelial cell which is the type 1 and type 2। type 2 is very very important और एक क्वेश्चन आता है।
तो टाइप 1 जो होता है, दे आर सिक्रेटिंग angiotensin converting enzyme, which is not important here. This is important for the excretory system, but type 2 is secrete a surfactant. तो ये सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि सर्फेक्टेंट कौन से सेल सिक्रीट होता है, और बहुत ज़्यादा अगर डीप पूछना चाहें तो सर्फेक्टेंट जो होता है एम्ब्रॉनिक कंडीशन में 20 to 24 वीक ऑफ प्रेग्नेंट अगर कोई लेडी है तो उसके बच्चे में ऑब्वियस सी बात है 20 से 24 वीक की प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसके बच्चे में सर्फेक्टेंट रिलीज होगा। सर्फेक्टेंट रिलीज इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चा तो अंदर सांस ले नहीं पाता है, जब वो पैदा होता है तो सबसे पहली बार सांस लेता है, तो जैसे ही लंग्स में एयर अंदर आएगा, जैसे ही लंग्स में एयर अंदर आएगा तो जैसे वो फिर से बाहर छोड़ेगा, एक्सपीरेशन करेगा, तो लंग्स सिकुड़ने नहीं चाहिए, कोलैप्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्फेक्टेंट अगर सिक्रीट नहीं हुआ तो ऑब्वियस ही बात है लंग्स कोलैप्स हो जाएगा और बच्चा मर भी सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सर्फेक्टेंट सिक्रीट होता है, एंड सर्फेक्टेंट इज मेड अप ऑफ लेसिथिन, DPCC and some protein is present. So surfactant, they help in reduce the surface tension inside the alveoli. So the alveoli once inflated, एक बार alveoli inflated हो गया, एक बार lungs inflated होगा, so they never collapse during the expiration. क्योंकि जब हम सांस छोड़ते हैं तो there is chances to collapse the lungs, but ये नहीं हो पाता because the surfactant is present. So what is the function of surfactant? To increase the pulmonary compliances and to lungs expand. कंप्लाइंसेस का मतलब ये होता है कि लंग्स एक्सपेंड हो सके अच्छे से, है ना, तो दैट इज कंप्लाइंसेस। टू प्रिवेंट एटेलेक्सिस, मतलब कि लंग्स सिकुड़ ना जाए, और कोलैप्स से भी ये बचाने में मदद करता है। एक बीमारी होती है दैट इज कॉल्ड इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूनेंटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। नाम से ही पता चल रहा है, इन्फेंट मतलब बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेशन से, डिस्ट्रेस मतलब बहुत प्रॉब्लम में है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो इट इज ड्यू टू द मेनली इनसफिशिएंसी ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। किसी लेडी में जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें क्या होता है कि सर्फेक्टेंट नहीं बन पाता है, तो ऑब्वियस ही बात है लंग्स में सर्फेक्टेंट नहीं होगा तो उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आजकल तो हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत सारे सर्फेक्टेंट भी बना चुके हैं। सो सिम्टम क्या होगा इस पेशेंट का? फास्ट हार्ट रेट होगा, फास्ट ब्रीदिंग होगा, ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ हो जाएगा पूरे बॉडी का। सो इन द लंग्स ईच एल्वेलाई डक्ट ओपन टू द ब्लाइंड चैम्बर दैट इज कॉल्ड एल्वेलर सैक, जहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है, एंड दिस एल्वेलर एपिथेलियम, एल्वेला के पास क्या होता है कि एपिथेलियम से राउंडेड होता है, दिस इज कॉल्ड नॉन सिलिएटेड स्क्वामस एपिथेलियम। ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं जो नीट में पूछा गया है। द लंग्स इज इनक्लोजेस पेरिओस्टियम, पेरिकॉन्ट्रियम, पेरिकार्डियम ऑन प्लूरल मेम्ब्रेन। तो यस, द आंसर विल बी प्लूरल मेम्ब्रेन। पेरिओस्टियम जो होता है बोन का आउटर कवरिंग होता है, पेरिकॉन्ट्रियम कार्टिलेज, पेरिकार्डियम हार्ट। द एल्वेलर एपिथेलियम ऑफ द लंग्स, यस अभी बताया था, दैट इज कॉल्ड नॉन सिलिएटेड स्क्वामस एपिथेलियम। सो नाउ डिस्कस अबाउट द डायफ्राम, जो यहाँ पे आपको बड़ा सा मसल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। सो दिस इज कॉल्ड डायफ्राम। सो दिस इज अ डायफ्राम, दिस इज अ वेरी मच मस्कुलर स्ट्रक्चर, right, and this is made up of radial muscles, right, and it is a muscular fibrous structure, not a cartilage, it is made up of muscles। ठीक है, तो मसल्स रेडियल मसल से बना होता है, कार्टिलेज से मिलकर नहीं बना होता है। डायफ्राम इज अ एयर टाइट स्ट्रक्चर्स, इफ पंचर, अगर पंचर होगा तो सडन डेथ हो सकती है, बिकॉज लंग्स के अंदर जो होता है प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा। सो द क्वेश्चन इज द वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ द लंग्स in the mammals is regulated by muscular wall of lungs, diaphragm, coastal muscle and both B and C। तो आंसर will be both B and C because diaphragm and coastal muscle क्या होता है? दो रिब्स के बीच में जो मसल्स होता है they are called the coastal muscle, बाद में डिस्कस करेंगे हम। एक बीमारी होती है that is called hiccups। हिकअप्स क्या होता है? बेसिकली जो ये डायफ्राम है अपना, तो डायफ्राम इज सप्लाई बाय द specific neuron that is called spinal neuron। तो फ्रेनिक नर्व्स इसे सप्लाई करती है, फ्रेनिक नर्व्स, और यही फ्रेनिक नर्व्स हमारे एपिग्लॉटिस को भी सप्लाई करती है। तो किसी वजह से ये डायफ्राम जो फ्रेनिक नर्व्स एक्सेसिव डिस्चार्ज करने लगती है तो डायफ्राम अप एंड डाउन करने लगता है, तो ऑब्वियस ही बात है ग्लॉटिस भी अप एंड डाउन करेगा, एंड दिस ग्लॉटिस प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक साउंड दैट इज कॉल्ड हिकअप्स, हिचकी बोलते हैं। तो ऐसा सुना होगा कि हिचके में पानी पीने से ठीक हो जाता है, कभी ऐसा नहीं होता है। जस्ट वी डाइवर्ट आवर माइंड एंड आफ्टर ऑल, मतलब कि अगर कोई डिजीज़ नहीं है
तो अपने आप ठीक हो जाता है. बट सम अदर डिजीज दैट इज कॉल्ड some other disease, there is a hiccups is a sign and symptom. So due to the involuntary discharge of phrenic nerves, that is called as spinal nerves, the involuntary discharge and involuntary contractions of the diaphragm, they causes the epiglottis open or close. एपिग्लोटिस बंद होगा, क्लोज होगा, इससे कैरेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस होगा, इसी को हम हिकअप्स बोलते हैं. सो डायफ्राम का अगर हम शेप देखें तो जब हम सांस लेते हैं, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो डायफ्राम इज नियरली फ्लैट, डायफ्राम इज नियरली फ्लैट. और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम जो होता है बेसिकली वो डोम शेप हो जाता है, डायफ्राम बिकम डोम शेप. तो नॉर्मल जो शेप होता है डायफ्राम का, इट इज अ नॉर्मली डोम शेप. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरकोस्टल मसल्स. इंटरकोस्टल मसल का मतलब ये होता है कि ये रिब्स है, ये भी रिब्स है, तो दो रिब्स के बीच में जो मसल्स होता है दे आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल. और ऐसे भी समझ सकते हैं इसके ऊपर भी मसल्स हो सकता है, रिब्स ऊपर से भी मसल से अटैच हो सकता है और अंदर से भी मसल से अटैच हो सकता है. तो इसलिए जो बाहर से अटैच होता है तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. जो अंदर होता है तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. सो द मसल विच एक्सटेंड बिटवीन द टू रिब्स दैट इज कॉल्ड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. तो एक्सटर्नल जो होता है दे कॉन्ट्रैक्ट ओनली एट द टाइम ऑफ एक्सपीरेशन. जब हम सांस छोड़ते हैं तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. कब रिलैक्स होंगे? दे रिलैक्स ड्यूरिंग द when they are relaxed during the expiration passively occur. मतलब कि ये रिलैक्स तो इंस्पिरेशन के टाइम में होते हैं. इंटरनल इंटरकोस्टल अगर हम मसल देखें तो दे डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग एंड दे बिकम एक्टिव एट द टाइम ऑफ फोर्सफुल एक्सपिरेशन. कब एक्टिव होगा? जब हम लोग फोर्सफुल एक्सपिरेशन करेंगे. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. सो हियर इज अ रेस्पिरेटरी इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप. कौन कौन से स्टेप हैं वो देख लेते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन और CO2 रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज आउट. CO2 जो रिच एल्वुलर है वो बाहर चला जाएगा. डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन. यहाँ पे एल्वुलर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे CO2 O2 का डिफ्यूजन होता है, ब्लड में ये सारा चीज़ आ जाता है. डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. ऑब्वियस है ये ब्लड अब ऑक्सीजन लेके जाएगी और कहाँ डिलीवर कर देगी? टिश्यू को डिलीवर कर देगी. तो टिश्यू ने ले लिया. एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द हेल्प ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ CO2. अब हम इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म देखते हैं कि इंस्पिरेशन सांस लेती कैसे हैं. तो सांस लेने वाले प्रोसेस जो होता है वो एक्टिव प्रोसेस होता है एंड इट इज़ वेरी फास्ट प्रोसेस. इट इज़ एक्टिव प्रोसेस and very fast process because energy is required and is only a 2 second process. 2 सेकेंड में होता है. तो देखिए क्या मैकेनिज्म होता है. इसमें क्या होता है कि हमारा डायफ्राम जो होता है फ्लैट हो जाता है. देयर इज फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल. इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स बढ़ जाएगा. वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स बढ़ेगा तो ऑब्वियस है प्रेशर घट जाएगा. जितना वॉल्यूम बढ़ाएंगे उतना प्रेशर घटेगा. तो प्रेशर यहाँ जो लंग्स में कम है, बाहर में प्रेशर ज़्यादा है एयर का, तो अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा. सो दे फॉल ऑफ प्रेशर इनसाइड द थोरेसिक कैविटी एंड एयर फ्रॉम द आउटसाइड रश इनटू द लंग्स बाय द नॉस्ट्रल, ट्रैकिया एंड ब्रोंकियाई. तो यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारा पूरा रिब केस ऊपर की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है और एयर हम ड्रॉन कर रहे हैं. यहाँ जब हम छोड़ते हैं तो इसका अलग से मैं मैकेनिज्म अभी बताऊँगा. यहाँ देखिए एक्सपिरेशन जो होता है पैसिव प्रोसेस होता है. ये करीब 3 सेकेंड का होता है और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. डायफ्राम बिकम कॉन्वेक्स, राइट, ये नॉर्मल जो शेप होता है. एंड रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होते हैं जो रिब्स के बाहर से प्रेजेंट होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं. वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स, जब प्रेशर मतलब कि एयर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम कम हो जाएगा. वॉल्यूम कम करेंगे तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा. प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो एयर बाहर जाने लगेगा. सो द एयर फ्रॉम द इनसाइड रश थ्रू द ब्रोंकियाई, ट्रैकिया एंड देन लंग्स इनटू द नॉस्ट्रल. सो हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज ब्रीथ अप्रॉक्स 12 to 16 टाइम पर मिनट एंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय द स्पायरोमीट्री. बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी हम मेजर करते हैं, जो भी हम कितना एयर को इंस्पायर कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं, दैट इज अ स्पायरोमीट्री आया हुआ क्वेश्चन है. सो ह्यूमन फीमेल जो होती हैं
उनका नॉर्मल ब्रीदिंग जो होता है थोरासिक होता है, मतलब उनका चेस्ट एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू द विविपेरस कंडीशन, क्योंकि प्रेगनेंसी में एब्डोमेन में तो बच्चा होता है तो इसलिए एब्डोमेन मूवमेंट नहीं होता। जब अगर हम मेल की बात करें तो उनका एब्डोमेन एंड थोरासिक, पहले एब्डोमेन ज़्यादा मूवमेंट करता है। इन लार्ज मैमल्स लाइक एलिफेंट मूवमेंट ऑफ रिब केस इज़ वेरी लेस, सो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन बाय द हेल्प ऑफ एब्डोमेन, तो एब्डोमेन के थ्रू होता है। सो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं कि रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो रेस्पिरेटरी सेंटर विच इज़ रेगुलेट द रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन सेरेबेलम। सेरेबेलम आप देख रहे हैं, सेरेबेलम में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड द रेस्पिरेटरी सेंटर, जो मेजर रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं, पोन्स एंड मेडुला, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिस इज अ पोन्स एंड दिस इज अ मेडुला ऑब्लिंगेटा। उनमें इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी को कंट्रोल करने के लिए सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो देयर इज अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो रेस्पिरेशन होता है एक प्रॉपर रिदम में होता है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। सो ऑल आर रेगुलेटेड बाय द मेडुला, विच इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के लिए प्राइमरली इन्वॉल्व होते हैं। अनदर सेंटर दैट इज अ पोन्स, और इसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। ये भी क्या करते हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी जो रिदम सेंटर है उसे मॉडरेट करते हैं, मतलब कब कम करना है कब ज़्यादा करना है उसको रेगुलेट जो करता है वो पोन्स करता है। अगर हमारे बॉडी में एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए और H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो इससे क्या होगा कि हमारे कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिवेट हो जाएंगे। प्लस का मतलब है एक्टिवेट। सो वी अर्ज फॉर द इनटेक ऑफ एयर। ऑब्वियस ही बात है, हमारे सेल्स के अंदर अब ऑक्सीजन नहीं है तो हम चाहेंगे कि मैक्सिमम एयर आना स्टार्ट हो जाए। एंड दिस रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद द आयोटिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी also recognize a change in a CO2 and H+ and send a signal to the respiratory center that is a medulla oblongata, ताकि वो मैक्सिमम एयर को कर सकें। यहाँ पे नीट में दोनों ही क्वेश्चन आए हैं और एक साल छोड़ के एक साल, और क्वेश्चन फ्रेम देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द रेस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन लोकेटेड इन, तो यस द आंसर विल बी मेडुला ऑब्लिंगेटा। फिर नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आया इन द रेस्पिरेटरी सेंटर विच रेगुलेट रेस्पिरेशन, ठीक है, और ऑप्शन ऑलमोस्ट यही से, अगेन द आंसर विल बी मेडुला ऑब्लिंगेटा, थोड़ा सा बदल के और इससे क्वेश्चन आ गया। चलिए कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं। टाइडल वॉल्यूम जो होता है, नॉर्मली जब हम बैठे हुए हैं नॉर्मल स्टेज में कितना हम एयर को इनटेक कर रहे हैं और कितने एयर को हम बाहर छोड़ रहे हैं, उसी को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। सो द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल इंस्पिरेशन, द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन में हम कितना सांस ले पाते हैं और कितना सांस छोड़ पाते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम एंड इट इज़ अप्रॉक्स 500 ml। ये करीब 500 ml होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन, और इसे अगर हेल्दी मैन में नापा जाए तो करीब 6,000 से 8,000 ml एयर पर मिनट। फिर हम बात करते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जैसे मैं टाइडल वॉल्यूम अभी मैं नॉर्मल हूँ, सांस ले रहा हूँ और ज़बरदस्ती में सांस और लूँ और ज़्यादा सांस ले रहा हूँ, यानी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाई फोर्सफुल एक्सपिरेशन, दैट इज कॉल्ड IRV। ये करीब 2500 से 3000 ml होता है। फिर हम बात करते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर, ज़बरदस्ती आप सांस छोड़िए, ठीक है, तो ज़बरदस्ती आप सांस छोड़ कितना सकते हैं, करीब 1000 to 1100 ml। एक होता है रेजिड्यूअल वॉल्यूम, ज़बरदस्ती सांस छोड़ने के बाद भी कुछ हमारे लंग्स में हवा बच जाती है, उसी को हम रेजिड्यूअल वॉल्यूम कहते हैं। और रेजिड्यूअल वॉल्यूम्स को हम स्पायरोमीट्री से नाप नहीं सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, हम स्पायरोमीट्री से बाकी सारा चीज़ नाप सकते हैं, बट लंग्स के अंदर कितना हवा बचा हुआ है उसको नाप नहीं सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। सो द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, और ये कितना रहता है, करीब 1100 से 1200 ml रहता है। कुछ कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। सो वन इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर। कैपेसिटी है तो ऑब्वियस है इसमें जुड़ेगा TB प्लस IRV। TB आपको पता है कि 500 है, IRV का मिनिमम वैल्यू 2500 है, तो ये करीब 3000 ml आ गया।
Expiratory capacity, the total volume of air a person can expire after normal inspiration. EC is equal to TV plus EV, expiratory reserve volume, और इसको भी काउंट करेंगे तो करीब 1500 ml आएगा। तो ये वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और नीट में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर द नॉर्मल एक्सपिरेशन, एंड FRC इज इक्वल टू ERV, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। इसे काउंट करेंगे तो 2200 ml आएगा। तो ये डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन होते हैं, इसकी वैल्यू आप याद कर लीजिए। वाइटल कैपेसिटी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद, ठीक है, VC इक्वल टू ERV TB RV, तो इसकी वैल्यू अगर काउंट करेंगे तो करीब आपको 4000 ml आएगा। टोटल लंग्स कैपेसिटी से एक बार क्वेश्चन आया था, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पिरेशन, तो इट इंक्लूडेड द RV ERV TB IRV सबको मिला के करीब 5100 के आसपास इसका वैल्यू आता है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बात करते हैं कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है कैसे होता है। सो एल्वेलाई इज अ प्राइमरी साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वेलाई जो होता है प्राइमरी साइट होता है, क्योंकि एल्वेलाई ये है और इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स होता है। यहाँ पे एयर आता है, ऑक्सीजन यहाँ होता है, यहाँ पे RBC यानी हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू ऑल्सो। ऑब्वियस है कि ये ब्लड में अब तो ऑक्सीजन भर गया, ये टिश्यू है तो इसको डिलीवर करना है, तो यहाँ पे भी एक्सचेंज होता है। सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दिस साइट बाय द सिंपल डिफ्यूजन बेस्ड ऑन द प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो पार्शियल प्रेशर के बारे में समझते हैं। मान लीजिए एटमॉस्फेरिक गैस में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO है, सल्फर है। तो मान लीजिए मुझे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ईच ऑफ गैसेस ऑन द पर्टिकुलर गैसेस, ये सारे गैसेस जो है ऑक्सीजन पे कितना प्रेशर लगा रहे हैं उसी को हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल गैसेस इन द मिक्सचर ऑफ द गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को PO2 लिखेंगे ऐसे, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को PCO2 लिखेंगे। इससे डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन आया था कि एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है 104 होता है। यहाँ पर रेस्पिरेटरी गैसेस है, एटमॉस्फेयर में आप समझते हैं इतना वैल्यू होता है, और एल्वेलाई में आते आते 104 होता है, और टिश्यू में पहुँचते पहुँचते 40 रहता है। ये वैल्यू आपको याद करनी है। एटमॉस्फेरिक 0.3, एल्वेलाई तक आते आते 40, और टिश्यू में ज़्यादा होता है क्योंकि टिश्यू जो होता है कैटाबॉलिज्म प्रोसेस करते रहते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इज अप्रॉक्स 20 to 25 टाइम्स हायर देन ऑक्सीजन। ऑब्वियसली बात है कि जो सोलिबिलिटी होती है गैस में, जो गैस होती है ब्लड में डिसॉल्व होने की जो कैपेसिटी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ही ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। सो द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस ऑफ द पार्शियल प्रेशर इज मच कंपेयर टू द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 है। यहाँ पे सबसे पहले पल्मोनरी वेन से आया और हार्ट में ड्रेन हुआ, हार्ट से आयोटा से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। यहाँ पे टिश्यू है, टिश्यू में सिंपल डिफ्यूजन हुआ, सारे टिश्यू ने ऑक्सीजन ले लिया यहाँ से और अपना कैटाबॉलिज्म प्रोसेस करेंगे, और CO2 फिर से इस ब्लड में छोड़ दिया, तो दिस ब्लड इज कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। द ड्रेन इनटू दिस हार्ट दैट इज कॉल्ड राइट साइड ऑफ द हार्ट, और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से फिर से ऊपर एल्वेलाई में जाएगा और CO2 डिफ्यूज आउट हो जाएगा। तो दिस इज अ सिंपल डायग्राम। इससे क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये डायग्राम NCERT में बना है, उसको अच्छे से देखेंगे तो देख रही है। यहाँ पे बेसमेंट सब्सटेंस होता है, दिस इज अ RBC विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ ब्लड कैपिलरी, और बेसमेंट मेम्ब्रेन काफ़ी पतला होना चाहिए ताकि गैसियस एक्सचेंज हो सके। सो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मेडअप ऑफ, अभी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन देखा था, तो 3 लेयर के मिलके बने होते हैं। वन इज कॉल्ड थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वेलाई, एंडोथेलियम ऑफ द एल्वेलर कैपिलरी, बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन द देम, बेसमेंट सब्सटेंस इन दोनों के बीच में होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ से देखिए ये एल्वेलाई है, तो एल्वेलाई जो होता है, एल्वेलाई के ऊपर स्क्वामस एपिथेलियम होंगे, ठीक है, और ये ब्लड होता है। जितने भी हमारे बॉडी में ब्लड होते हैं तो ब्लड के अंदर
जो होता है दैट इज कॉल्ड एंडोथीसियम, सॉरी ब्लड के अंदर जो होता है जो वेसल्स होता है दैट इज कॉल्ड एंडोथीलियम, एंडोथीलियम होता है जिससे सारा चीज़ एक्सचेंज हो जाता है। तो ये सारा चीज़ होता है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि टोटल थिकनेस जो होता है वो बहुत ही कम होना चाहिए, मतलब एक मिलीमीटर में होना चाहिए ताकि गैसियस एक्सचेंज बहुत ही ईजी से हो सके। देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्लड वेसल है, दिस इज द एंडोथीसियम ऑफ द ब्लड वेसल। सो इन लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वीनस ब्लड थ्रू द स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई। अभी मैंने बनाया था, ये स्क्वामस एपिथेलियम है और ब्लड का एंडोथीलियम है, इससे सेपरेट हो जाता है। और जिसका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो साइज होना चाहिए वो करीब 0.5 mm होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो जो होगा ये नहीं हो पाएगा। सो साइज जो होना चाहिए 0.5 mm से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। सो इन द लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वीनस ब्लड, ठीक है, तो यस इट इज अ स्क्वामस एपिथेलियम और एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल, अभी पढ़ाया था, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। एंड व्हाट इज द टोटल वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, तो टोटल वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज टोटल लंग कैपेसिटी माइनस आरवी। सो ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। सो हियर वी डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कैसे जो है गैसियस ट्रांसपोर्ट होता है। तो ब्लड इज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ब्लड जो होता है एक मीडियम होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होता है उसी को ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे कुछ डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन जो होता है मेनली 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द आरबीसी एंड 3% जो ऑक्सीजन है प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। CO2 की बात करें तो 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट जो होता है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। 20 से 25% जो आरबीसी है, आरबीसी के थ्रू होता है, और 7% जो CO2 होता है सिर्फ प्लाज्मा के थ्रू होता है। सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस डिपेंड ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस इन द atmosphere. So what is the formula of partial pressure of the gases? Partial pressure is equal to percentage of gases into the atmospheric pressure. So ऑक्सीजन है तो परसेंटेज इसका मतलब कि 21% है पूरे हमारे उसमें, तो परसेंटेज निकालेंगे तो 0.21 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 760, तो ये आ जाएगा हमारा 159.6 mmHg. So it is a partial pressure of oxygen. CO2 0.3% होता है, इसे परसेंटेज में निकालेंगे, इससे करेंगे तो 0.3 mmHg आता है। तो अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है? सो इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द 2 ways, दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। अनदर इज कॉल्ड फर्स्ट इज कॉल्ड फिजिकल फॉर्म, ओनली द 3% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द प्लाज्मा एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन only the 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द हीमोग्लोबिन। तो ऑब्वियस है इसी फॉर्म से ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है। तो दिस ऑक्सीजन इज बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर, यानी जो हीमोग्लोबिन होता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड करता है। नॉर्मल स्टेज, मान लीजिए कोई सेल है और टिश्यू है, तो अगर नॉर्मल है, कोई काम नहीं कर रहा है सेल्स, तो सिर्फ एक ही डिलीवर करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक ही डिलीवर कर रहा है, यानी 100% लेके एक ही डिलीवर कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है सिर्फ और सिर्फ 25% डिलीवर कर रहा है नॉर्मल स्टेज में। अगर कोई सेल्स मैं एक्सरसाइज करूं और काफ़ी ज़्यादा एक्सटर्नल वर्क करूं, तो ऑब्वियस है सेल को ज़्यादा चीज़ चाहिए, तो ये 3 जो है उस समय दे देगा और एक अपने पास रखेगा हीमोग्लोबिन। तो 75% कब देगा? जब हम एक्सटर्नल एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे, तो 75% डिलीवर कर देगा। सो दिस कंसेप्ट इज very very important. So the oxygen bind with the hemoglobin in a reversible manner to the form of oxyhemoglobin, and each hemoglobin molecules can carry a maximum 4 molecules of the oxygen. hemoglobin है 4 molecules का करा, only one is delivered into the tissue in a normal state, but अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो 4 उस कंडीशन में दे देगा, यानी 75% ऑक्सीजन इज डिलीवर इनटू द टिश्यू। हियर इज अ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। बहुत सारा कैलकुलेट करने की यहाँ जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का डायग्राम कैसे होता है। तो इट इज अ एस शेप एंड दिस इज कॉल्ड सिग्मॉइड शेप। तो इट इज अ सिग्मॉइड कर्व, राइट, इट इज समथिंग लुक लाइक एस शेप, देयरफॉर दे आर कॉल्ड सिग्मॉइड कर्व। और इसमें कंडीशंस कुछ देखते हैं कि एल्वेलाई में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे 4 ऑप्शन क्रिएट हो जाएंगे आराम से, क्योंकि 4 कंडीशन है यहाँ ऑलरेडी। तो एल्वेलाई के अंदर, मतलब कि एल्वेलाई है
और यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं। तो एल्वेलाई के अंदर ऐसे क्या कंडीशन होते हैं जिसके वजह से जो ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर आ जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, एल्वेलाई में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एल्वेलाई, लो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट, लेजर H+ ion and low temperature. So this condition is favorable for the that is formation of ऑक्सीहीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन जो होगा ऑक्सीजन से बाइंड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। टिश्यू में देखते हैं, यानी मान लीजिए ये टिश्यू है और यहाँ से ब्लड है, तो ब्लड में तो ऑक्सीजन है, टिश्यू में नहीं है, तो अब ऑक्सीजन यहाँ डिलीवर होना है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस है। तो टिश्यू के अंदर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, हाइयर टेम्परेचर है, हाइयर CO2 है क्योंकि टिश्यू कैटाबॉलिज्म प्रोसेस कर रहा है, एंड हाइयर H+ आयन है। तो इससे क्या होगा कि देयर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीहीमोग्लोबिन और टिश्यू के अंदर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो हीमोग्लोबिन के बेसिकली 2 स्टेज होते हैं, वन इज कॉल्ड रिलैक्स स्टेज, अनदर इज कॉल्ड टेंस स्टेज। रिलैक्स स्टेज जो होता है ऑक्सीजन को बाइंड करने में मदद करता है, जबकि जो टेंस स्टेज होता है ऑक्सीजन को हटाने में मदद करता है। और एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ द ऑक्सीजन टू द टिश्यू नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट 3 तरीके से होता है। एज अ फिजिकल सोल्यूशन ओनली द 7%, एज अ कार्बिनो हीमोग्लोबिन दैट इज 23%, एंड bicarbonate ion 70%. Every 100 ml of deoxygenated blood can deliver only 4 ml of carbon dioxide to the alveoli. So when the partial pressure of carbon dioxide is high and partial pressure of CO2 is low in a tissue, the more binding of CO2 will be there. ये direct question आया हुआ है। When the partial pressure of CO2 is low and the O2 is high in alveoli, so there is dissociation of carbon dioxide from the carboxyhemoglobin. So there is an enzyme that is called carbonic anhydrase, which is very important enzyme for the deliver of the carbon dioxide to the body, right? तो excess CO2 mainly stimulate the respiratory center, अभी हमने देखा भी था, they increase the respiratory and expiratory signal, और respiratory muscles बहुत ज़्यादा काम करेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि अगर आपने सांस को रोक लिया तो इसमें से क्या चीज़ होता है जिससे आपको मन करता है कि और सांस ले? तो ऑब्वियस है rising of CO2 and falling of O2 is causes your increase the desire of the breathing. दूसरा क्वेश्चन है how the transport of CO2 and O2 by the blood happen. तो obvious सी बात है with the help of RBC and blood plasma is important. So here we discuss about the disorder of the respiratory system, and first is asthma. अस्थमा के बारे में देखते हैं। अस्थमा जो होता है नॉर्मल एयरवेज जो होता है बिल्कुल खाली रहता है और उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अस्थमा में क्या होता है कि यहाँ पे म्यूकस का सिक्रेशन बहुत होने लगता है, म्यूकस का फॉर्मेशन बहुत होने लगता है। तो एक्सेसिव म्यूकस इज फॉर्म, तो जिसके वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। एंड दे आर कैरेक्टराइज बाय द व्हीजिंग साउंड जो होगा व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होने लगेगा। तो साउंड विल बी प्रोड्यूस अ व्हीजिंग साउंड। So difficulty in breathing, and it is mainly due to the constricted of the airways due to the excessive mucus secretion, because it is an allergic process and some other factor is associated. यहाँ पे देंगे symptom जो होता है the severe wheezing, tightness of the chest, difficulty in talking. यहाँ पे देख रहे हैं नॉर्मल जो है बिल्कुल खुला है, यहाँ पे बहुत सारा म्यूकस का प्लाग वगैरह बन गया है, तो गैसेस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होगी। ड्रग थेरेपी में हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन नेबुलाइजेशन में देते हैं, और साल्बिटामोल एक आता है साल्बिटामोल, उसको एक पफ में 2 पफ देते हैं, जिससे म्यूकस क्लियर हो जाता है और सांस अच्छा हो जाता है। एम्फाइसीमा में बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है कि एम्फाइसीमा का मेन कारण जो होता है सिगरेट स्मोकिंग होता है। मान लीजिए नॉर्मल एल्वेलाई है, एम्फाइसीमा में क्या होता है कि सिगरेट के डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे काफ़ी जो क्रोनिक स्मोकर होते हैं जो एक दिन में 10-10 पैकेट पी जाते हैं, तो इस एरिया में क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स बैठ जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है इस एरिया में तो एक्सचेंज नहीं होगा, ओनली दिस एरिया इज प्रेजेंट, ठीक है। तो सिर्फ यही एरिया बचा हुआ है, तो ऑब्वियस है कि उस पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी हो जाएगी। सो इट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज का मतलब एक दिन में नहीं हो रहा है, ये लंबे समय तक 5 साल 10 साल लग जाएगा। इन विच एल्वुलर वॉल इज डैमेज ड्यू टू द रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज है। जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, ये मान लीजिए यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स भर गया,
तो ये वाला पार्ट डिक्रीज होगा, सिर्फ इतना पार्ट काम करेगा, एंड इट इज मेनली ड्यू टू द सिगरेट स्मोकिंग। क्वेश्चन आया, नेम द पल्मोनरी डिजीज विच एल्वुलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व द गैसेस एंड ड्राक्सली। तो एल्वुलर सरफेस एरिया रिड्यूस हो रहा है, तो इट इज नन अदर देन दैट इज कॉल्ड एम्फाइसीमा। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज का मतलब ये होता है कि जहां हम काम करते हैं, ठीक है, वहां से डिजीज हो जाए। तो जो लोग स्टोन ग्राइंडिंग कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे स्टोन को घिसा जाता है, तो एक्सेसिव डस्ट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। डस्ट इतने छोटे रहते हैं कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म उसको पहचान ही नहीं पाते हैं, या ऐसे समझें कि डस्ट का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता है कि हमारे डिफेंसिव मैकेनिज्म जो होता है उसको कोप अप नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ही लार्ज अमाउंट में डस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। सो ऑल द डस्ट आर सेटल डाउन इनसाइड द लंग्स एंड दैट कॉजेज अ डिजीज. This type of disease is called respiratory, occupational respiratory disease. So in the certain industry, especially those involved in the grinding of the stone breaking, so much dust is produced that defense mechanism of the body cannot fully cope up with this situation, and it causes a severe lung disease. So that is occupational respiratory disease.